एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारी या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिदान किया जाएगा विनिश्चय अभिप्राप्त करने और अपने लिए परित्राण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा। परंतु जहां ऐसा कोई वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकार के अधिकार उचित रूप से विनिश्चय किए जा सकते हैं, वहां ऐसा कोई अंतराभिवाची वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आईएमपी लगाओ और इसके ऊपर लिखो ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 में बताया गया है, देखो अंतराभिवाची वाद हमेशा प्रतिवादियों के बीच में होता है। कौन लगाता है अंतराभिवाची वाद? इंटरप्रीटर सूट, प्रतिवादी, ठीक है, डिफेंडेंट लगाता है और हमेशा ये प्रतिवादियों के बीच में होता है। प्रतिवादी, इसमें वादी और प्रतिवादी के एक अलग केस चलता है, इतना तो आपको पता होता है। नॉर्मल कि नहीं? नॉर्मल सूट दो पार्टीज के बीच में होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। इंटरप्लीडर सूट ओनली डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। कौन फाइल करता है उसे? प्रतिवादी। डिफेंडेंट उसे फाइल, प्लेंटिफ। इंटरप्लीडर सूट डिफेंडेंट फाइल करता है एज अ प्लेंटिफ। ओके। इंटरप्लीडर सूट में किसी थर्ड पार्टी के राइट का डिक्लेरेशन कराने के लिए इंटरप्लीडर सूट फाइल किया जाता है। ठीक है। उसमें किसी तीसरे पक्षकार के हित का निर्बंधन करने के लिए या उसका हित स्पष्ट करने के लिए या कंफर्मेशन के लिए इंटरप्लीडर सूट लगाया जाता है कि भाई उसका निर्णय या उसका विनिश्चय इजीली हो सके। ठीक है। देखो, जहां दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि, अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं। ठीक है। यानी पार्टी कौन हो रही है यहाँ पे? थर्ड पार्टी हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ, थर्ड पार्टी हो रही है ना? यस सर। किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारी या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता। यानी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने अपना कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया है आपके सूट में। दो पार्टी का सूट चल रहा है, उसमें उसने कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसमें प्रतिवादी को लगता है कि नहीं, इसका भी कुछ हित है, तो मुझे ये चीज डिसाइड करना है कि इसका हित इसमें बनता है या नहीं बनता, और बनता है तो कितना बनता है। तो ऐसा जो सूट फाइल होगा सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, ठीक, जो कि डिफेंडेंट सूट लेके आएगा, ऐसे सूट को इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। प्रतिवादी लेके आएगा, प्रतिवादी जब सूट लेके आएगा तब वो कौन बन जाएगा? वादी, प्लेंटिफ। ठीक है, वादी बन जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। भाई बताओ ना। आ रहा है समझ में। सर अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन देंगे तो ये देंगे कि the suit filed by defendant against the complainant or plaintiff in order to know the actual owner of property. नहीं, तो फिर
डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, जो लिखा है एज इट इज वही लिखा जाएगा। मतलब अगर इसको एक लाइन में समझेंगे, अपने मन से आप डेफिनेशन बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो डेफिनेशन एज इट इज लिखी है कि वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेब्ट्स sum of money or other property movable or immovable from another person who claims no interest therein other than for charges or cost and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। सबसे बड़ी बात इसमें आपको एक एग्जांपल समझाया था मैंने, कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। सपोज दैट ए और बी के बीच सूट चल रहा है। ए जो है वो एक मकान का मालिक है, ओनर है। बी जो है उस मकान में टेनेंट है, किराएदार है। अब ए ने बी के अगेंस्ट सूट लगाया है, किस चीज के लिए? कि बी उसे किराया अदा करे। क्लियर? यस सर। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि सडनली ए की डेथ हो जाती है। अब उसमें ए के 2 बेटे हैं, ठीक है? अब उसमें ए के 2 बेटे हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल जा रहा है किसको? बी को, कि अब वो किराया किसको दे। ए के 2 बेटे हैं, सी और डी। अब उसको ये डिसाइड करना मुश्किल जा रहा है कि भाई मैं किराया किसको दूं, सी को दूं कि डी को दूं। अब इस चीज का डिसीजन फाइनल करने के लिए वो क्या करेगा? एक सूट अलग से लाएगा उसी सेम कोर्ट में। उस सूट को क्या कहेंगे अपन? इंटरप्रीटर सूट कहेंगे। उस सूट के माध्यम से कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये किराया सी को मिलना चाहिए कि डी को मिलना चाहिए। ऐसा सूट इंटरप्रीटर सूट कहलाता है। अब कोर्ट उसमें डिसाइड करके देगा। सिंपल सी बात है। इसमें कुछ बहुत टफ नजर आ रहा है क्या आपको? बताइए, आया समझ में सभी को? तो किराए के अलावा और किन मामलों में मतलब ये सूट लाया जा सकता है? मॉर्गेज के मामलों में हो सकता है, मनी रिकवरी के मामले में हो सकता है, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट है उसके मामले में हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये सूट कौन लाया? प्रतिवादी, डिफेंडेंट लाया कि नहीं लाया? बताओ। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा गौर से समझना। बताओ भाई, कौन लाया ये सूट? लाया सर। और ऐसी पार्टी के लिए लाया जिन्होंने उस चीज के लिए कोई दावा नहीं किया था, जिन्होंने उस चीज के लिए कोई दावा नहीं किया, ना उसमें अपना कोई इंटरेस्ट बताया कि भाई हमारा भी इंटरेस्ट है ये और वो। भाई उसी को परेशानी हो रही थी बी को, तो उसने जाके इंटरप्रीटर सूट लेके आ गया और बोला कि भैया मेरा फाइनल कराओ कि मेरे को किसको देना है किराया। अब इसके आते हैं नीचे प्रोविजो में। प्रोविजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड that where any suit is pending in which the rights of all party can properly be decided, no such suit of interpreter shall be instituted। परंतु जहां ऐसा कोई वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकार के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं, वहां ऐसा कोई अंतराभिवाची वाद संस्कृत नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है भाई। अगर उस मामले में पहले से ही वाद चल रहा है, ठीक है, उस मामले में पहले से ही बात चल रहा है और इजीली उसका डिसीजन किया जा सकता है, इजीली उसका निर्णय किया जा सकता है, तो उसके लिए कोई इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं होगा। वहीं अपन तुरंत आगे इसी मामले में आते हैं कि यदि मान लो सी और डी ने ए के अगेंस्ट पहले से सूट फाइल करके रखा हुआ है, या उस प्रॉपर्टी में सूट ऑलरेडी फाइल है कि भाई हमें ये पार्टीशन मिले, दोनों भाइयों के
हक में बराबर बराबर संपत्ति आए। तो अब जिस कमरे के किराए देना है बी को, जिस भी कमरे में वो रहता है उस मकान के, या जिस मकान में वो रह रहा है, अब वो मकान किसके हिस्से में आना चाहिए? सी के हिस्से में आना चाहिए कि डी के हिस्से में आना चाहिए? इसके लिए पहले से ही सूट फाइल है कोर्ट में, तो क्या आप दोबारा से वो इंटरप्लीडर सूट लाके फाइल कराएगा? नो सर, नहीं कराएगा ना। अब भाई कोर्ट डिसाइड कर देगा कि वो प्रॉपर्टी जिसमें बी रह रहा है वो किसको मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए कि डी को मिलना चाहिए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अगर सी को मिलती है ये प्रॉपर्टी तो वो किराया किसको देगा? सी को देगा वो सर। डिसाइड करता है कि डी को मिलना चाहिए तो फिर डी को देगा सर। और जब तक ये मामला डिसाइड नहीं हो जाता तब तक वो किराया किसको देगा? बी किराया कोर्ट में जमा होगा, कोर्ट में जमा होगा जाएगा सर, कोर्ट को दिया जाएगा, कोर्ट में जमा हो जाएगा। और जैसे ही फाइनल होगा तो कोर्ट उसको पूरा का पूरा पैसा पकड़ा देगा। भाई लीजिए आप अपना किराया।